Welcome students, welcome to today's session of Indian History Practice Set for Civil Services Exams Prelims 2020. Today we will discuss some questions related to Indian history and particularly modern history because most of the questions are asked from this section of history. So let's start. The first question is, which of the following statement are correct about Sir William Cotton's association which was granted license by Charles I of England to trade with East Indies? भारत के साथ ट्रेडिंग करने के लिए विलियम कॉटन्स के एसोसिएशन के को लाइसेंस जो दिया गया था ईस्ट इंडीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, 3 ठो कथन दिए गए हैं. इट्स मेन पर्पस वाज टू पुट एन एंड टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली इन इंडियन मार्केट. इसका मुख्य उद्देश्य भारत के बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म करना था. इट कॉज्ड हिज ह्यूज लॉस. Here we have made a mistake in spelling, sorry for that. Huge loss to the East Indian Company from 1635 to 1649. 1635 से 1649 के बीच में इसने बहुत ज़्यादा लॉस दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को. इट इवेंचुअली गॉट अमलगमेटेड इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी. ये 3 स्टेटमेंट पे हम लोग, ये बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में ही मिल गई. तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है? अब ऑप्शन हमारे पास है केवल 1, केवल 2, 2 और 3 और 1, 2, 3 तीनों. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. द पर्पस वाज नॉट टू पुट एन एंड to the monopoly of East India Company in Indian market, but out of jealousy it naturally happened that they caused a huge loss to the East India Company. वो ईर्ष्यावश बाद में हो गया, शुरुआत में उसका उद्देश्य वो नहीं था, इसलिए पहला छट जाएगा और बाकी 2 जो हैं वो सही कथन है. तो इसका ऑप्शन हो गया 2 और 3. आगे बढ़ते हैं. Students, mind it, we are keeping this session bilingual because most of the students from our region appear in the civil services exam with Hindi medium, so it's necessary for them to keep them intelligible, keep the session intelligible to them. So हम लोग दोनों भाषाओं को लेकर के चलेंगे. इसलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, बॉम्बे grew rapidly under the governorship of Gerald Ongier between 1669 and 1677. वहाँ के जो गवर्नर थे गेराल्ड ऑन्गियर, उनके गवर्नरशिप में बॉम्बे बहुत तेज़ी से विकास किया. फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकंड है, ब्रिटिश गॉट बॉम्बे फ्रॉम पुर्तगीज एज ए गिफ्ट. ब्रिटिश को पुर्तगीज ने गिफ्ट के रूप में बॉम्बे दिया था. इट रिप्लेस्ड सूरत एज द चीफ ब्रिटिश सेटलमेंट ऑन वेस्ट कोस्ट इन 1700. इसने सूरत को सबसे अच्छे मुख्य जो ब्रिटिश सेटलमेंट था वेस्ट कोस्ट पे, उस रूप में स्थापित कर, मतलब उसके बदले ये हो गया था, सूरत को हटा करके खुद ये मेन ब्रिटिश सेटलमेंट हो गया था 1700 में. तो ये थर्ड स्टेटमेंट ही ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1687 में ही ये चीफ सेटलमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था 1687 में. तो 1700 जो है वो गलत है, तो उसको छोड़ करके जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा. तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन सी, इसमें भी 1 और 2 आर करेक्ट, ये सही होगा. हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन थर्ड वाज इज, फोर्ट विलियम वाज. क्या था फोर्ट विलियम? उसके बारे में भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शंस चुनने हैं आपको. फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में, क्या था फोर्ट विलियम?
नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड। ये ऑब्वियसली सही साउंड करता है। आप कितने श्योर हैं देखते जाइए। ये पहला स्टेटमेंट सही साउंड करता है। दूसरा था इट वॉज ओरिजिनली अ फैक्ट्री एट कालीकटा विच वॉज लेटर फोर्टिफाइड एंड नेम्ड एज सच। ये वास्तव में कालीकटा का एक फैक्ट्री था जिसको बाद में उसका दुर्ग बना और उसका नाम कर दिया गया कलकत्ता, फोर्ट विलियम सॉरी। और तीसरा स्टेटमेंट था कि द विलेजेस ऑफ सुतनौती, कालीकटा एंड गोविंदपुर दैट बिगैन टू बी रिकग्नाइज्ड एज कोलकाता। ये तीन गांव मिला करके कलकत्ता के रूप में अपनी पहचान बना लिए। धीरे धीरे कोलकाता शहर बस गया इन तीनों गांवों के इलाके को लेकर के। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली कालीकटा में फैक्ट्री न होकर के सुतनौती में थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 3 ऑप्शन ए सही होगा। इस हिसाब से वही ऑप्शन जा रहा है। फैक्ट्री याद रखिएगा कालीकटा में नहीं था, सुतनौती में था, तो वो स्टेटमेंट वहां पर गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइम मिस्टेक ऑफ सिराजुद्दौला इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द इंग्लिश इन जून 1756। 1756 में सिराजुद्दौला ने मुख्य रूप से क्या भूल की थी अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अभियान में। तो इसमें भी ऑप्शंस सीधे सीधे दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट्स के बेस पर नहीं क्वेश्चन दिया गया है, ये डायरेक्ट ऑप्शन है, तो मच इजियर हो जाएगा उससे। आप देखिए, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज हो सकते हैं। हम चूंकि सिविल सर्विसेज यूपीएससी के लिए सेट तैयार किए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस बहुत क्लोज मिलेंगे आपको। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ द ऑप्शन दैट मेक्स द क्वेश्चन टफ और ईजी। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, ऑप्शन से वो टफ या इजी हो जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन पर विचार करिए। ही फेल्ड टू असेस द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। वो फेल हो गया, उनका सही ताकत का अनुमान उसको नहीं था, अंग्रेजों के सही ताकत का अनुमान नहीं था। ये भी स्टेटमेंट सही दिख रहा है, ऑप्शन सही दिख रहा है। क्या मिस्टेक था, वो भूल कर गया उसमें। He was almost ignorant of the treachery of his own courtiers and relatives. इग्नोरेंट था, उसको जानकारी नहीं थी कि उसके ही दरबार में उसके खिलाफ और उसके रिश्तेदारों के द्वारा उसके खिलाफ कोई जालसाजी की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। He let the English escape with their ships. Here again we have spelling mistake, ships यहाँ पर ships to Fatah. He failed to win the support of his cousin शौकत जंग। तो इसमें चारों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। ये बी ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 ऑप्शन तो बहुत क्लोज ये हैं। वो शौकत जंग से सपोर्ट नहीं ले पाया था, वो अंग्रेजों के सही ताकत का अनुमान नहीं था उसे, उनको बहुत हल्के में लिया। लेकिन मुख्य जो उसका भूल था वो ये था कि 1756 में ही वो अंग्रेजों को कैटेगरिकली डिफीट कर सकता था, बहुत बुरी तरीके से परास्त कर सकता था। शायद उसके बाद पूरा इतिहास दूसरा होता हमारे सामने, लेकिन उसने अंग्रेजों को भाग जाने का मौका दिया अपनी जहाज से फट्टा की तरफ, और वो वापस मुर्शिदाबाद आकर के और जीत के जश्न में शामिल हो गया, उसी में व्यस्त हो गया, और अंग्रेजों को समय मिला कि वो फिर से अपने पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकें। तो दिस इज द राइट आंसर। ये मेन मिस्टेक था उसका, जिसकी वजह से आगे उसको परेशानी उठानी पड़ी, पराजय झेलनी पड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड विद द ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल टू द कंपनी। बंगाल में जो कंपनी को दीवानी दी गई, उसको लगान वसूलने का अधिकार जिसके तहत मिला, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक एसेंशियल फीचर नहीं था। तो इसमें 4 ऑप्शन डायरेक्टली दिए गए हैं, बट अगेन द ऑप्शंस में बी वेरी क्लोज, सो लेट सी द ऑप्शंस। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड बिटवीन इंग्लिश सुपरवाइजर्स एंड इंडियन एजेंसीज। ये तो सही हो गया।
द कंपनी एक्सरसाइज पावर थ्रू इंडियन डिप्यूटीज एंड नॉट डायरेक्टली। कंपनी जो थी वो इंडियन अपने जो प्रतिनिधि थे उनके माध्यम से अपना अधिकार का ये करती थी, अधिकार चलाती थी उस पर, और सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। द नवाब वॉज सिम्बॉलिकली इंडिपेंडेंट इन हिज एक्सरसाइज ऑफ पुलिस एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नवाब जो था वो प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्र था, व्यवहारिक रूप से वो उनके तहत ही काम करता था निजामत के मामले में भी, लेकिन ऐसे थियोरेटिकली सैद्धांतिक रूप से प्रतीकात्मक रूप से वो स्वतंत्र था। तो ये भी सही है, उसका एसेंशियल फीचर बन गया था। द कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू थ्रू इंग्लिश ऑफिशियल्स एंड नवाब एक्सरसाइज्ड हिज पावर थ्रू इंडियन डिप्यूटीज। ये उसका एसेंशियल फीचर नहीं था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जाएगा। कंपनी ऑलरेडी फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग दे चुके, ए ऑप्शन में हमारे पास है कि इंडियन डिप्यूटीज रजा खान और सिताब राय के माध्यम से रेवेन्यू का कलेक्शन होता था। इंग्लिश ऑफिशियल्स शामिल नहीं हो रहे थे, वो लोग वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरीके से उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो हो। वो फ़ायदा भी लेना चाहते थे लेकिन पर्दे के पीछे से लेना चाहते थे। तो ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। परमानेंट सेटलमेंट को चूँकि जमींदारी सेटलमेंट भी बोला जाता था, जमींदारी व्यवस्था भी बोली जाती थी, तो ये ऑब्वियसली बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी इजी है। यही मैंने कहा कि ऑप्शंस मेक द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट और इजी। तो यहाँ पे जमींदार होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रैयतवारी सेटलमेंट वाज मेड विथ। रैयतवारी किसके साथ हुआ था? तो रैयत का मतलब होता है जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, जो खेतों पर काम करते हैं। तो इसमें भी बी ऑप्शन होगा। हालांकि ये क्वेश्चंस स्टेट सर्विसेज में ज़्यादा पूछने का स्कोप है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पे इसको ले लिया गया, शामिल कर लिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स विच इन प्रैक्टिस निगेटेड द रैयत्स राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ हिज लैंड अंडर रैयतवारी सेटलमेंट। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा तथ्य नहीं था जो कि वास्तविक में व्यवहारिक रूप से जो किसानों का अधिकार था उनके जमीन पर रैयतवारी सेटलमेंट के तहत उसको नकारता था? तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, ऑप्शन है इसमें, द गवर्नमेंट रिटेन द राइट टू टेक अवे द लैंड एट विल। ये ऑप्शन को आप लोग किनारे रखिए। सेकेंड ऑप्शन है द गवर्नमेंट रिटेन द राइट टू इन्हांस लैंड रेवेन्यू एट विल। ये भी विचार करिए। इन मोस्ट एरियाज द लैंड रेवेन्यू वाज एक्सॉर्बिटेंट, लिविंग हार्डली एनीथिंग विद द कल्टिवेटर। इसमें सॉरी फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, लिविंग हार्डली एनीथिंग विद द कल्टिवेटर। कुछ भी नहीं बचता था कल्टिवेटर के लिए, वो लोग इतना ज़्यादा रेवेन्यू हाई रखते थे। द रैयत was forced to pay revenue even when his crop was affected by drought flood। जब कोई महामारी आती थी, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, तब भी उनको लगान देना पड़ता था। तो ये एक मेजर ये है। तो डी नकारता है, ऐसा था। लगान बहुत ज़्यादा ऊंचा भी रखा जाता था चूँकि अंग्रेज़ों को उससे फ़ायदा चाहिए था। तो सी भी है, ये भी आंसर नहीं होगा। नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स पूछ रहा है। बी जो है वो गवर्नमेंट रिटेन द राइट टू इन्हांस द लैंड रेवेन्यू एट विल। जब चाहे सरकार वो लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकता था, वो उसकी इच्छा पर था, अपने पास वो रिजर्व राइट रखे हुए था। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास बचता है ए। और ये ए जो है ये सबकी तरह बहुत क्लोज लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन क्यों होगा इस पर विचार करिए कि उनका जमीन ले लेने का था प्रावधान, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो अंग्रेज सरकार थी या जो उनके प्रतिनिधि थे वो जमीन में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका लगान में इंटरेस्ट था। तो वो अंतिम समय तक जमीन वापस नहीं लेते थे, उनसे छीनते नहीं थे। वो चाहते थे कि लगान ही देने के लिए बाध्य किया जाए। तो
तो ज़मीन लेने में उनकी रुचि नहीं थी, वो लगान वसूलने में रुचि रखते थे और उसके लिए वो लोग जो भी हथकंडा अपनाना होता था वो अपनाते थे। हालांकि एक डिटरेंट था उसके मन में, किसानों के मन में, कि हमारी ज़मीन जा भी सकती है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिस में नहीं आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ओनली यूरोपियन कंट्री विच डिड नॉट प्रोहिबिट और इम्पोज हेवी ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन गुड्स वाज, ये तो ऑब्वियस है, सबको पता भी होगा कि ये हॉलैंड था। इंडियन कॉटन गुड्स पर इसका हेवी ड्यूटी नहीं था, बाकी सब जगह यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में हेवी ड्यूटी लगा दिया गया था इंडियन गुड्स पे, कॉटन गुड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was the single most important difference between the previous conquerors of India and the British which had a profound effect on the Indian economy? क्या सबसे अगर कोई सबसे बड़ा अंतर चुनना हो, पहले जो भारत को जीतते हुए आए थे, जो विजेता थे, वो उनमें और ब्रिटिश लोग जो आए, जिनकी वजह से भारत के अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा असर पड़ा, तो क्या अंतर था दोनों विजेताओं में? पहले के विजेताओं में जो मुगल आए, जो सल्तनत काल में जो लोग आए गुलाम वंश के और मोहम्मद गोरी के बाद जो सत्ता स्थापित किए, तो उन लोगों ने भी सत्ता स्थापित की थी और अंग्रेजों ने भी की थी। तो अंतर क्या था दोनों में कि भारत के इकोनॉमी पर इतना बड़ा प्रभाव अंग्रेजों का पड़ा? तो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। मैंने हिंट शुरुआत में ही दे दिया, अब आप विचार करिए ऑप्शंस पे। द प्रीवियस कॉन्करर्स हैड कम एज कॉन्करर्स व्हाइल द ब्रिटिश केम एज ट्रेडर्स, ये डिफरेंस था, लेकिन क्या यही ऑप्शन होगा? अगला ऑप्शन पर विचार करिए। द प्रीवियस कॉन्करर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया व्हाइल द ब्रिटिश नेवर डिड, जो पहले के कॉन्करर्स थे वो भारत के समाज के एक हिस्सा बन गए, उसमें शामिल हो गए, लेकिन ब्रिटिश कभी भी हमारे समाज में शामिल नहीं हो पाए। द प्रीवियस कॉन्करर्स हैड come through land route and the Britishers came via sea routes and established naval supremacy. बाकी के जो विजेता थे वो जमीन के मार्ग से आए थे, स्थल मार्ग से आए थे, ब्रिटिशर्स समुद्र के मार्ग से आए थे और उन्होंने अपने नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था, ये भी अंतर था। द प्रीवियस कॉन्करर्स बिलोंग टू सेंट्रल एशिया बट द ब्रिटिश बीइंग यूरोपियंस वर एथिकली एंड कल्चरली डिफरेंट, जो पहले के विजेता थे वो सेंट्रल एशिया के थे और ब्रिटिश लोग नस्ल के रूप में या सांस्कृतिक रूप में हमसे काफ़ी अलग थे यूरोपियन होने के नाते। तो ये अंतर तो सभी हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा डिफरेंस होगा जो कि इसमें आपको चुनना है, एक ही चुनना है कोई, तो उस हिसाब से प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें जो तरीका होना चाहिए आपके सोचने का, वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पर आप सोचिए। प्रीवियस कॉन्करर्स हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया व्हाइल द ब्रिटिश नेवर डिड, जो पहले के विजेता थे वो भारत के समाज के एक हिस्सा बन गए, उसमें घुल मिल गए, तो उनका जो भी, जब उनको यहीं पर रह जाना पड़ा तो वो भारत के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया अपने तरीके से, या जो भी भारत के से वो उन लोगों को मिलता था, लाभ होता था, वो भारत में ही रह जाता था। लेकिन ब्रिटिश चूँकि भारत का कभी हिस्सा नहीं बने, वो लोग यहाँ पर आए सिर्फ लूटने के उद्देश्य से, तो मीन्स they never became an integral part of India, and that enabled them to drain Indian wealth out of India to their mother country. यहाँ से धन ले जा करके, लूट करके ले जाने का उनको मौका मिला, जिसकी वजह से भारत के अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा असर पड़ने लगा। तो बी ऑप्शन हम लोग कंफर्टेबली चुन सकते हैं। एग्जाम्स में इस तरीके से ऑप्शंस मिल सकते हैं और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सोचिए एक सही डायरेक्शन में, एक लॉजिक के साथ, क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना अप्रोच सही रखना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डिड इंडियन हैव ए लार्ज शेयर फ्रॉम द बिगिनिंग। ये इजी क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होता है, ये फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम लोगों ने शामिल कर लिया है। कॉटन टेक्सटाइल्स इसका आंसर होगा, इंडियन लोगों का बड़ा शेयर था उसमें। तो मुझे उम्मीद है इस तरीके के जो आपके सेशंस हैं ये आपको हेल्प करेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम लोग इस सेशन को ट्वाइस ए वीक लाने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट वंस ए वीक तो लाएंगे ही। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट
अभी तक अनाउंस्ड नहीं है। इस एपिडेमिक की वजह से ये एक्सटेंड तो हो गया है, लेकिन देखिए 30 दिन पहले आपको सूचना मिलेगी। उसके पहले आप इस तरीके के प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते जाइए। क्योंकि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा बहुत ध्यान दे देने पे कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ईजिली पकड़े जा सकते हैं। तो उस पर हम लोग ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे कि उस अप्रोच से, जिस अप्रोच से हम लोग सेट तैयार कर रहे हैं, उससे आपको मदद मिल पाए एग्ज़ाम में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, subscribe it and share the video if you like it. Thank you.